Hello friends, welcome to Learn at Ease. सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से पोर्टुगीज़ इंडिया में आए थे और किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर एज अ ट्रेडर आकर बाद में चीज़ों को कब्जाने की कोशिश की और साथ ही किस तरीके से उनका डिक्लाइन हुआ था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डच के बारे में, क्योंकि डच भी जो हैं वो 1605 के अराउंड इंडिया में आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हालांकि देखा जाए तो डच सेटलमेंट्स इतने हमें इंडिया के अंदर नहीं देखने के लिए मिलते जितने कि इंडोनेशिया और दूसरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में देखने के लिए मिलते हैं। कॉर्नेलिस दे हाउटमैन वो पहला ऐसा डच था जो कि सुमात्रा और बैंथम में 1596 में आया था। हालांकि मैं आपको पहले ही बता दूं, नीदरलैंड के जो भी निवासी होते हैं उन्हें डच कहा जाता है। सो नीदरलैंड के अंदर ईयर 1602 में एक कंपनी को बनाया गया जिसमें कि बहुत सारी कंपनी को अमेलगमेट यानी कि मिलाया गया था और उसे नाम दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ डच, या कहें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। और पोर्टुगीज़ की तरह इनका भी एक ही उद्देश्य था कि इंडिया के अंदर ट्रेड करना है और साउथ ईस्ट में जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सभी में अपनी पहुंच रखनी है। सो जब ये कंपनी बनकर तैयार होती है, इस कंपनी को यह भी पावर्स दी जाती हैं कि आप चाहें तो अपने पावर को इस्टेब्लिश करने के लिए किसी के साथ वॉर कर सकते हैं, ट्रीटी कर सकते हैं, और चाहे तो दूसरों की जो फैक्ट्रीज़ हैं या जो ज़मीन है उन्हें भी हड़प सकते हैं। इंडिया की बात करें तो 1605 में डच ने पहली बार अपनी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश के अंदर बनाई और इसी के साथ आगे चलकर उन्होंने बहुत सारे ट्रेडिंग सेंटर्स को बनाया। बात करें नागपट्टनम की, जो कि मद्रास के पास है, पहले पोर्टुगीज़ का गढ़ हुआ करता था, लेकिन डच लोगों ने इन्हें हराकर नागपट्टनम इनसे छीन लिया। डच की कुछ फैक्ट्रीज पर नज़र डालते हैं, जैसे कि कोरोमंडल कोस्ट, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार। ये वो सभी राज्य हैं जहाँ पे हमें छोटे छोटे डच सेटलमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा भी इनके काफ़ी सारे सेटलमेंट्स थे। क्योंकि डच इतने ज़्यादा इंडिया के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुए थे तो इनके बारे में हमें उतना नहीं जानना है। हालांकि इंडिया के अंदर ये सिल्क, कॉटन, इंडिगो, राइस और अफीम का व्यापार किया करते थे। क्योंकि हम देखते हैं कि 1600 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन भी भारत में आई थी, तो दोनों के ही बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स और राइवलरीज चलती रहती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन ने कहीं ना कहीं इंडोनेशिया तक भी अपनी रीच पहुंचाने की कोशिश की, जिसकी वजह से दोनों ही कंट्रीज़ में डच और इंग्लिश के बीच में टसल रहती थी। सो हम देखते हैं कि ईयर 1667 में दोनों ही कंट्रीज़ ने एक ट्रीटी की और जिसके तहत ये डिसाइड किया गया कि ब्रिटिश जो हैं वो अपने सारे क्लेम्स जो हैं इंडोनेशिया से ख़त्म कर देंगे और साथ ही डच भी इंडिया के अंदर अपने जितने भी ट्रेडिंग सेटलमेंट्स हैं उनको छोड़कर चले जाएंगे। और इस तरीके से हम देखेंगे कि डच जो है 1667 में ही इंडिया से चले गए और इंडोनेशिया में ही उन्होंने अपना गढ़ बनाया। क्योंकि डच को इंडिया के अंदर एम्पायर बिल्डिंग में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंडोनेशिया, क्योंकि एक स्पाइस आइलैंड कहा जाता था, तो उनके सारे कमर्शियल इंटरेस्ट वहीं निहित थे। नेक्स्ट हम देखते हैं डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, जो कि 1616 में स्टैब्लिश हुई और 1620 में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री तंजोर के त्रंकबार में बनाई। पर क्योंकि डेन्स जो थे यानी कि डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी इंडिया के साथ ट्रेड करने में, तो वो यहाँ से जल्दी चले गए और उनके जितने भी सेटलमेंट्स थे, जितने भी ट्रेड सेंटर्स थे, उन सभी को उन्होंने ब्रिटिश को सोल्ड कर दिया। क्योंकि डैनिश लोग जो थे वो कमर्शियल बेनिफिट से ज़्यादा मिशनरी एक्टिविटीज़ किया करते थे और उन्हें क्रिश्चियनिटी को एक्सपैंड करने के लिए ही जाना जाता था। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि इंडिया में 1664 में आई। अब जो फ्रांस है उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक इंडिया के साथ ट्रेड किया और यहाँ पे अपने बहुत सारे ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए, फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की और यहाँ तक कि उनके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काफ़ी ज़्यादा वॉर्स भी हुए। तो चलिए थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में।
हालांकि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी तभी से फ्रांस के लोगों की भी इच्छा थी कि वो इंडिया के साथ व्यापार कर पाएं, लेकिन इंडिया पहुंचने में वह काफ़ी लेट हो गए और इसीलिए इंडिया आने वाले लास्ट यूरोपियन कहे गए। तो हम देखते हैं कि ईयर 1667 में फ्रैंकोइस कैरॉन नाम के एक व्यक्ति ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री सूरत में इस्टेब्लिश की और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से फ्रेंच जो है इंडिया में एक्सपैंड होना शुरू हो गए। उन्होंने अपने बहुत सारे फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया, जैसे कि मसूलीपट्टनम में 1669 में, 1673 में शाइस्ता खान जो कि मुगल सूबेदार हुआ करता था उसकी मदद से कैलकाटा के अंदर अपनी एक फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया। ईयर 1674 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पौंडीचेरी के अंदर अपनी फैक्ट्रीज को स्टैब्लिश करना स्टार्ट किया और बस तभी से पौंडीचेरी जो है वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का एक गढ़ बन गया, यानी कि एक ऐसा इम्पोर्टेंट प्लेस जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेटलमेंट्स थी उनकी, जिसे फ्रांस के एक गवर्नर फ्रैंकोइस मार्टिन ने डेवलप किया था। हालांकि इंडिया के अंदर हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का उतना कंट्रीब्यूशन नहीं देखते, लेकिन क्योंकि इनकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काफ़ी ज़्यादा राइवलरी थी और जिसके चलते हम बहुत सारे एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल्स को देखते हैं। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल्स के बारे में। हालांकि ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही इंडिया में ट्रेडिंग पर्पस से आए थे, लेकिन अचानक ही इंडिया में पॉलिटिकल टर्मोइल के चलते इंडिया की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए। दोनों का ही सपना था कि इंडिया के अंदर अपनी पॉलिटिकल पावर को स्टैब्लिश किया जाए और बस यही रीज़न था जिसकी वजह से हमें एंग्लो फ्रेंच राइवलरी देखने के लिए मिलती है। हालांकि एंग्लो फ्रेंच राइवलरी का एक और रीज़न भी था जिसमें हम देखते हैं कि यूरोप के अंदर ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन जब स्टार्ट हुई तो उसकी वजह से इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे के सामने सामने आ गए और दोनों में काफ़ी ज़्यादा दुश्मनी बढ़ गई और यह राइवलरी कहीं जाकर 7 ईयर वॉर्स के साथ खत्म हुई। और स्पेशली इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो पाएंगे कि इंडिया के अंदर फ्रांस और ब्रिटेन दोनों के ही बीच में 4 कर्नाटिक वॉर्स हुए थे। तो चलिए इन 4 कर्नाटिक वॉर्स के रीज़न, बैकग्राउंड और कंक्लूजन को देखते हैं। तो हम देखते हैं कि ये वह टाइम था जब साउथ इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट जितने भी इंडियन पावर्स थे वो वीक होते जा रहे थे। ईयर 1740 में साउथ इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन और कंफ्यूज्ड थी। एक तरफ हैदराबाद के जो किंग थे जिन्हें निजाम कहा जाता था, निजाम असफ जहां, वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और दूसरी तरफ वो मराठास के साथ हमेशा ही बैटल में बिजी रहते थे, जिसकी वजह से हैदराबाद के अंदर जो उनके रिश्तेदार थे या फिर जो और दूसरे नॉबल्स थे वो यह सोचते थे कि किसी भी तरीके से निजाम असफ जहां की डेथ हो और एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो, जिसकी वजह से सभी लालची नॉवल्स चाहते थे कि वो किंग बन जाएं। वहीं थोड़ी और दूर हम देखते हैं कोरोमंडल कोस्ट पे, जहाँ पर कोई भी इम्पोर्टेंट स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था। विजयनगर जो कि 1565 में बैटल ऑफ तालीकोटा के साथ ही खत्म हो गया, उसके कुछ बचे हुए अवशेष थे जैसे कि मैसूर, कोचिन, त्रवणकोर, मालाबार कोस्ट, मदुरा, तंजोर, त्रिंचुपल्ली, इन सभी जगह पर कोई भी स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं था किसी भी रूलर का और बस यही मौका था ब्रिटिशर्स के लिए और फ्रेंच के लिए वहाँ पर पॉलिटिकल वैक्यूम को फिल करने का। हालांकि अगर हम देखेंगे कि जब ब्रिटिश और फ्रेंच स्टार्टिंग में इंडिया आए थे तो उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि इंडिया में अपनी पॉलिटिकल पावर को स्टैब्लिश करना है, पर क्योंकि एक्सीडेंटली इंडियन रूलर्स के ही थ्रू उनको इंडिया की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व किया गया, जिसकी वजह से आगे चलकर उनके मन में काफ़ी ज़्यादा लालच बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप हम इन कर्नाटिक वॉर्स को देखते हैं। सो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर की बात कही जाए तो 1740 से लेकर 1748 तक चला यह वॉर यूरोप में चल रहे ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन की वजह से हो रहा था, यानी कि यूरोप में दोनों ही कंट्री ब्रिटेन और फ्रांस 2 गुटों में बटे हुए थे, जिसकी वजह से उनका यह जो वॉर है वो इंडिया में भी देखने के लिए मिला। हालांकि इन सभी वॉर्स को कर्नाटिक वॉर इसलिए नाम दिया गया क्योंकि यूरोप के जो लोग थे वह कोरोमंडल कोस्ट वाले एरिया को कर्नाटिक कहकर बुलाते थे।
तो यह कर्नाटक आज के कर्नाटका से बिल्कुल अलग है। कंफ्यूजन ना हो इसीलिए यहाँ मेंशन करना ज़रूरी था। तो चलिए अब जानते हैं कि फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के इमीडिएट कॉजेज़ क्या रहे थे। हालांकि फ्रांस पहले से ही इस बात से काफ़ी अवगत था कि इंडिया के अंदर उसकी पोजीशन जो है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो फ्रांस किसी भी तरीके की किसी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। पर क्योंकि अंग्रेज जो थे उसे हमेशा ही प्रोवोक करते रहते थे, यहाँ तक कि ये भी देखा गया कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी नेवी के थ्रू बहुत सारे फ्रांस के शिप्स को बंदी बना लिया। अब जिसकी वजह से जो फ्रांस है उसे रिटेलिएट करना पड़ा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो फ्रांस है उसकी कुछ कॉलोनीज मॉरिशस में भी थी। इसीलिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब फ्रांस के जितने भी शिप्स थे उनको कब्जा कर लिया, तो उसके बाद फ्रांस ने अपनी मॉरिशस की कॉलोनीज से हेल्प मांगी और वहीं से फ्रांस के गवर्नर ने तुरंत ही अपने बहुत सारे सोल्जर्स को नेवी के थ्रू भेजा। सो इसी के साथ फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जो पूरे 8 साल तक चली और 1748 में ट्रीटी ऑफ एक्सलर-चैपल के थ्रू खत्म होती है। सो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर की अगर हम सिग्निफिकेंस देखें तो पाएंगे कि इंडिया के अंदर बैटल ऑफ सैंट थोम हुई थी एडियर नदी के किनारे मद्रास में। तो ये पहला ऐसा इंस्टांस था जहाँ पे यूरोपियंस को ये फीलिंग आई कि अगर एक छोटी सी डिसिप्लिन्ड आर्मी इंडियन रूलर्स को हरा सकती है तो फिर इनके कंट्री पर कब्जा करना कितना इजी रहेगा। और बस यही एक आई ओपनर मूवमेंट था दोनों ही फ्रेंच और इंग्लिश पावर्स के लिए। क्योंकि जब हम इंडिया में फर्स्ट कर्नाटिक वॉर को देखते हैं तो पाएंगे कि जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर थी वो फ्रेंच फोर्सेस और इंडिया के एक जो लोकल रूलर हैं अनवरुद्दीन, जो कि कर्नाटक के नवाब थे, उनके बीच लड़ी गई थी। एंड समहाउ फ्रेंच पावर जो है वो जीत जाती है, जिसमें कि फ्रेंच और इंग्लिश दोनों को ही इस चीज़ का पूरा आभास हो जाता है कि एक छोटी सी आर्मी जो कि काफ़ी डिसिप्लिन्ड है एक ऐसे नेटिव रूलर को हरा सकती है जो कि वहाँ पर बहुत लंबे टाइम से रूल कर रहा था। और इसी के साथ अब फ्रेंच लोगों के मन में ये लालच आ जाता है कि हमें भी यहीं रहकर इन लोगों पे रूल करना चाहिए। हालांकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रेंच जो थे उनकी नेवल फोर्सेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। जो भी यूरोपियंस थे, चाहे वो फ्रेंच थे, पोर्टुगीज़ थे जो इनसे पहले आए थे, या फिर इंग्लिश थे, इन सभी लोगों के पास नेवल फोर्सेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती थी और जो कि एक प्लस पॉइंट की तरह काम करता था। दूसरी तरफ देखें तो इंडियन रूलर्स जो हैं उनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्सेस नहीं थी, जो कि इंडियन रूलर्स के लिए एक सेटबैक साबित हुआ। हालांकि जब ट्रीटी होती है तो उसमें डिसाइड किया जाता है कि जो फ्रेंच हैं उनके जितने भी नॉर्थ अमेरिका के अंदर कॉलोनीज़ हैं उनको वापस लौटा दी जाएं और बदले में जो इंग्लिश हैं मद्रास वाला एरिया उनको दे दिया जाए। इसके बाद पूरे 1 साल तक युद्ध विराम रहता है, यानी कि किसी तरीके की कोई भी सुगबुगाहट नहीं होती। लेकिन जैसे ही ईयर 1749 आएगा तो हम देखेंगे कि सेकेंड कर्नाटिक वॉर स्टार्ट हो जाएगा। अब क्योंकि फ्रेंच गवर्नर डुप्ले ने फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में इस चीज़ को भाप लिया था कि अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो इंडियन लोकल रूलर्स को हराया जा सकता है, और बस वहीं से डुप्ले के मन में पावर को गेन करने का एक लालच आ गया। वो धीरे धीरे अपने इन्फ्लुएंस को और अपनी पावर को साउथ इंडिया में बढ़ाने लगा और इसी के साथ अब वो लोकल पॉलिटिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करने लगा। बात करें उस टाइम पे सदर्न इंडिया की जो लोकल पॉलिटिकल कंडीशन थी उसकी, तो वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल थी। बात करें स्टेट ऑफ हैदराबाद की, जहाँ पर हैदराबाद के फाउंडर निज़ामुल मुल्क की डेथ के बाद नासिर जंग, जो कि उनका बेटा था, गद्दी पर बैठा, लेकिन उसका अपोज कर रहा था निज़ामुल मुल्क का पोता यानी कि मुजफ्फर जंग, जो कि क्लेम कर रहा था थ्रोन के लिए, ये कहते हुए कि मुझे मुग़ल रूलर्स जो हैं उनका सपोर्ट है। तो एक तरीके से देखा जाए तो सिंहासन के पीछे बाप और बेटा दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए और एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो गए, जिसमें कि हम देखते हैं कि फ्रेंच पावर ने मुजफ्फर जंग का साथ दिया और दूसरी तरफ इंग्लिश पावर नासिर जंग के साथ थी। बात करें स्टेट ऑफ कर्नाटक की, जहां पर ऑलरेडी अनवरुद्दीन राजा थे, लेकिन क्योंकि फर्स्ट कर्नाटिक वॉर की वजह से वो थोड़े वीक हो चुके थे,
वहीं चंदा साहिब भी कर्नाटक का राजा बनने के लिए क्लेम करने लगा। हालांकि जो चंदा साहिब है उसको मराठा ने बहुत टाइम से बंदी बना रखा था, लेकिन बाद में उसको जब रिहा किया गया तो वो भी क्लेम करने लगा सिंहासन के लिए। और इस तरीके से सदर्न इंडिया में जो पॉलिटिक्स है, जो लोकल पॉलिटिक्स है, वो काफ़ी डगमगा गई। अब एक तरफ चंदा साहिब का साथ दे रही थी फ्रेंच आर्मी और दूसरी तरफ अनवरुद्दीन का साथ दे रही थी इंग्लिश आर्मी। और इस तरीके से इन लोकल रूलर्स का जो भी कॉन्फ्लिक्ट था वो फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में आ गया। तो अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो एक तरफ जो ग्रुप था उसमें थे फ्रेंच आर्मी, मुजफ्फर जंग जो कि हैदराबाद से क्लेम कर रहा था सिंहासन के लिए, और चंदा साहिब जो कि कर्नाटक की गद्दी के लिए क्लेम कर रहा था। और दूसरे ग्रुप में थे इंग्लिश आर्मी, उसके साथ अनवरुद्दीन जो कि कर्नाटक से रूलर थे, और दूसरी तरफ थे हैदराबाद के नासिर जंग। इन दोनों ही गुटों के बीच में 1749 में बैटल ऑफ अंबर देखने के लिए मिली, जिसमें मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रेंच आर्मी ने कंबाइनली अनवरुद्दीन को मार डाला। और इस तरीके से जो कर्नाटक की गद्दी थी वो चंदा साहिब को मिल गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्योंकि फ्रेंच आर्मी बहुत तेजी से जीत रही थी तो हैदराबाद के अंदर उन्होंने नासिर जंग को उसकी गद्दी से हटा दिया और उसकी जगह मुजफ्फर जंग को गद्दी पर बिठा दिया। अब क्योंकि हमने देखा था कि जो अनवरुद्दीन था वो मारा जा चुका था, लेकिन उसका बेटा मोहम्मद अली अब भी चंदा साहिब से बदला लेने की फिराक में था। तो वो मौका देखकर त्रिचनोपल्ली नाम की एक जगह पर एक किले में जाकर छुप गया और उस मोमेंट का इंतजार करने लगा जब उसको लगे कि वो चंदा साहिब पे अटैक कर सकता है। और साथ ही उसने अपनी इन सभी चीज़ों में इंग्लिश आर्मी से हेल्प मांगी। और चंदा साहिब भी हमेशा से जानता था कि मोहम्मद अली उसके लिए एक कांटा साबित हो सकता है, यानी कि उसकी जान खतरे में डाल सकता है। तो आगे हम क्या देखते हैं कि चंदा साहिब मोहम्मद अली को मारने के लिए त्रिचनोपल्ली जाता है और उस किले के बाहर ही डेरा डालकर बैठ जाता है। अब क्योंकि मोहम्मद अली तो बाहर निकलेगा नहीं तो चंदा साहिब वहीं बैठकर उसका इंतज़ार करता है। ये वो मोमेंट था जब ऐसा लग रहा था कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बस जीतने ही वाली है। हालांकि आधी से ज़्यादा जंग तो वो जीत ही चुके थे, लेकिन तभी एंट्री होती है एक बहुत ही करिस्मेटिक पर्सनालिटी की जिनका नाम है रॉबर्ट क्लाइव, जो कि उस टाइम पे वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे। तो जब रॉबर्ट क्लाइव को पूरी सिचुएशन का अंदाज़ा हुआ तो उन्होंने अपने एक लीडर सॉन्डर्स के साथ मिलकर एक प्लान किया और उस प्लान के अकॉर्डिंग उन्होंने सॉन्डर्स को समझाया, क्योंकि चंदा साहिब जो है वो त्रिचनोपल्ली के किले के बाहर बैठा है और इस तरीके से तो मोहम्मद अली की जान को काफ़ी ज़्यादा खतरा है। क्यों ना हम चंदा साहिब की जो कैपिटल है आरकोट उस पर कब्जा कर लें। अब जिसको देखकर चंदा साहिब बहुत ज़्यादा उतावला हो जाएगा और वापस से अपनी कैपिटल को बचाने के लिए भागेगा। इस तरीके से हम मोहम्मद अली को भी वहाँ से रिहा करा लेंगे और कहीं ना कहीं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को भी डिफीट कर पाएंगे। तो सॉन्डर्स इस प्लान को ग्रीन सिग्नल दे देता है और इसी के साथ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आरकोट के किले पर कब्जा कर लेती है। अब क्योंकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सोल्जर्स तो काफ़ी कम थे, लेकिन उन्होंने इस तरीके की अफवाह उड़ाई कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा सोल्जर्स हैं और बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारे सोल्जर्स आरकोट की तरफ हमला करने आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो चंदा साहिब के बचे कुचे सोल्जर्स थे वो भी डर कर भाग गए और इस तरीके से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरकोट के किले पर कब्जा कर लिया। अब दूसरी तरफ जब चंदा साहिब को इन सारी घटनाओं के बारे में पता चला, वो सीधा अपनी कैपिटल आरकोट को बचाने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। पर क्योंकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारे लोगों की हेल्प मिली, जैसे कि मराठा हमेशा से ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी कम पसंद करते थे और चंदा साहिब को तो बिल्कुल ही नापसंद करते थे, इस वजह से उन्होंने भी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया और इसके चलते मोहम्मद अली को भी त्रिचनोपल्ली के किले से रिहा करवा दिया गया। इसी बीच चंदा साहिब अपनी कमज़ोर स्थिति को देखते हुए भागा और बस इसी दौरान मोहम्मद अली ने चंदा साहिब को मार डाला। इसी के साथ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ी सी कमज़ोर हो गई।
लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर इन छोटी मोटी लड़ाइयों में अपना काफ़ी ज़्यादा पैसा बर्बाद कर दिया था, जिसका खामियाजा डुप्ले को इस तरीके से भुगतना पड़ा कि उसको वापस से फ्रांस बुलाया गया और उसको उसके पद से भी हटा दिया गया। बाद में आगे चल के उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया गया। डुप्ले के साथ यह सब इसलिए भी हुआ क्योंकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, वहीं दूसरी तरफ जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी। उनके जितने भी डिसीजंस होते थे, चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड है या फिर कोई कमांड देनी है आर्मी को, तो वो सब उनके पर्सनल डिसीजंस हुआ करते थे। वहीं दूसरी तरफ जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर पूरी तरीके से किंग का कंट्रोल था। इसीलिए अगर उनकी परमिशन के बिना, यानी कि गवर्नमेंट की परमिशन के बिना डुप्ले कुछ भी कमांड देता था आर्मी को, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता था। इसी वजह से डुप्ले को पनिश भी किया गया। फिर हम देखते हैं कि डुप्ले को रिप्लेस करके उसकी जगह पर गुदेहू को इंडिया में एज अ फ्रेंच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भेजा गया। हालांकि गुदेहू की पॉलिसी डुप्ले से काफ़ी अलग थी। वह हमेशा ही नेगोशिएशन में बिलीव रखता था और चाहता था कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाए जाएं और साथ ही जितने भी नेटिव रूलर्स हैं उनके यहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना की जाए। हालांकि देखा जाए तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका के अंदर जो भी कॉलोनीज थी वहाँ पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से काफ़ी लॉसेस का सामना करना पड़ रहा था, जिस वजह से भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के अंदर अपना जो इंटरफेरेंस था वो थोड़ा कम कर दिया। आगे हम देखते हैं कि एट लास्ट सेकेंड कर्नाटिक वॉर में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी विन कर जाती है। हालांकि इंडिया में ऐसे बहुत कम इंस्टांस होते थे जिसमें कि हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, चाहे वो इंग्लैंड की हो या फिर फ्रांस की, आमने सामने भिड़े। लेकिन हाँ, यूरोप में हमेशा ही उनका कुछ ना कुछ टसल चलता रहता था, जिसका प्रभाव हमें इंडिया में भी देखने के लिए मिलता था। और इसी वजह से हम थर्ड कर्नाटिक वॉर को भी देखेंगे, जब ऑस्ट्रिया जो है सेलिसिया को 1756 में रिकवर कर लेगा, जिसकी वजह से यूरोप के अंदर 7 ईयर वॉर स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 1756 से 1763 तक चली। और बस इसी वॉर की वजह से ब्रिटेन और फ्रांस वापस से एक दूसरे के अपोजिशन में आ जाते हैं, जिसका असर हमें इंडिया में भी देखने के लिए मिलेगा। हालांकि यहाँ पे एक और बात नोट करने वाली है, जो कि ये है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को इंस्टिगेट नहीं करती थी, यानी कि वो कभी भी पहल नहीं करते थे युद्ध के लिए। लेकिन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा ही कुछ ऐसे कारनामे करती थी जिसकी वजह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जो काउंट डी लैली है, जो कि फ्रेंच गवर्नर थे उस टाइम पे, उन्होंने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 फोर्ट, जिसमें एक था सेंट डेविड और दूसरा था विजयनगरम, दोनों पर ही कब्जा कर लिया। अब जिसकी वजह से जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो काफ़ी ऑफेंसिव हो गए, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी लॉस का सामना करना पड़ा। अब इसी वजह से वो फ्रेंच के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हुए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि फ्रेंच ने इंस्टिगेट किया, तब जाके ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ इंग्लैंड उसका रिटेलिएशन कर रही है। सामने से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी भी फ्रेंच के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं किया। हालांकि हम देखेंगे आगे कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को इसकी काफ़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन शुरुआत भी उन्होंने ही की थी। इंडिया में हम देखते हैं बैटल ऑफ वेंडी वॉश को एक डिसीसिव बैटल माना जाता है थर्ड कर्नाटिक वॉर की, यानी कि इसके थ्रू ये डिसाइड हो गया कि फ्यूचर में ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे रूल करेगी या फिर फ्रेंच की ईस्ट इंडिया कंपनी। सो बैटल ऑफ वेंडी वॉश काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित हुई, जो कि जनवरी 22, 1760 में लड़ी गई वेंडी वॉश नाम की एक जगह पर, जो कि तमिलनाडु में है। सो यहाँ पे हुआ क्या था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जनरल आयरकूट, ठीक है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से काउंट थॉमस आर्थर de लाली, यानी कि काउंट डी लाली जो है वो आमने सामने आ गए और इनके बीच में काफ़ी घमासान युद्ध चला। और एट लास्ट हम पाएंगे कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इस युद्ध को जीत जाएगी। साथ ही इस बैटल के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि फ्रेंच पावर जो है इंडिया में वो काफ़ी लिमिटेड होती चली जाएगी, ठीक है। बहुत सारे उनके ऐसे
चेक पॉइंट्स थे जो वो हार जाएंगे, जैसे कि माहे फ्रेंच की एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेरिटरी थी, जिंजी, ये सब वो जो है धीरे धीरे हारते चले जाएंगे और एट लास्ट काउंट डी लैली को भी एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर बनाकर लंदन भेज दिया जाएगा, जहाँ से उन्हें वापस से फ्रांस भेज तो दिया जाएगा, लेकिन फ्रांस की जो गवर्नमेंट है वो भी उन्हें काफ़ी हैवी पनिशमेंट देगी फ्रांस की इंसल्ट के लिए, जिसके तहत 1766 में उन्हें भी डुप्ले की तरह एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। जैसे ही थर्ड कर्नाटिक वॉर ख़त्म होगी, दोनों ही पार्टीज़ के बीच में ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस को 1763 में साइन किया जाएगा। हालांकि इस ट्रीटी के साथ दोनों ही ईस्ट इंडिया कंपनीज, चाहे वो फ्रांस की हैं चाहे इंग्लैंड की हैं, उनके बीच में एक पीस को इस्टेब्लिश कर तो दिया जाएगा, लेकिन क्योंकि थर्ड कर्नाटिक वॉर ने हर तरीके से ये प्रूव कर दिया था कि फ्यूचर में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही रूल करने वाली है, फ्रेंच के जो कन्फाइनमेंट्स हैं, जो उनके फैक्ट्रीज़ हैं, वो काफ़ी लिमिटेड हो जाएंगे और साथ ही उनका पॉलिटिकली डोमिनेट करने का जो सपना है वो भी टूट जाएगा। हम देखते हैं 1763 के बाद जो फ्रेंच हैं वो भी अदर यूरोपियन पावर्स जैसे कि पोर्टुगीज़ और डच की तरह केवल कमर्शियल पार्टनर की तरह काम करेंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए इंडिया में जो है वो रहेंगे। हालांकि बात करें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो अब वो इन सभी वॉर्स के बाद एक सुप्रीम यूरोपियन पावर के रूप में उभर कर आएगी, साथ ही डबल कॉन्फिडेंस के साथ इंडिया के अंदर पॉलिटिकल रूल करने की मंशा से आगे बढ़ेगी। अब क्योंकि बात हो रही है ईयर 1763 की, हमने यहाँ पर डिस्कस तो नहीं किया, लेकिन इससे पहले जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ऑलरेडी बंगाल के अंदर 2 मेजर डिसीसिव वॉर्स को जीत चुकी है, जिसमें एक था बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 में लड़ी गई थी, जिसके बारे में हम आगे डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, और एक है बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में लड़ी गई थी। और इन दोनों ही बैटल्स ने इस चीज़ को काफ़ी क्लियर कर दिया कि इंडियन रूलर्स को हराना काफ़ी आसान है। और अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जो कि स्टार्टिंग में केवल एक कमर्शियल कंपनी थी, वो पूरी तरीके से अपना मन बना चुकी है कि इंडिया को डोमिनेट करना है। मोटे मोटे शब्दों में देखें तो दोनों ही बैटल ऑफ वेंडी वॉश और बैटल ऑफ प्लासी, दोनों ही डिसीसिव बैटल्स कंसीडर की जाती हैं, क्योंकि जहां एक तरफ बैटल ऑफ वेंडी वॉश ने ये क्लियर कर दिया कि एकमात्र यूरोपियन पावर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही है जो फ्यूचर में इंडिया को डोमिनेट करेंगे, वहीं दूसरी तरफ बैटल ऑफ प्लासी ने ये डिसाइड कर दिया कि इंडिया के रूलर्स उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हैं कि वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने टिक पाएँ। और इन्हीं दोनों बैटल्स की वजह से अब ये बिल्कुल क्लियर हो चुका था कि अब जो फ्यूचर में जितने भी ज़्यादा वॉर्स होंगे उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, और इसी के साथ उनका जो इंडिया के अंदर पॉलिटिकल डोमिनेंस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, जो कि सभी यूरोपियन पावर्स को हराकर सबसे ज़्यादा पावरफुल ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में उभरती है। देखते हैं कि किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी। हालांकि दूसरे कंपनीज़ को जब हमने डिस्कस किया था तो ये तो डिस्कस किया ही था कि किस तरीके से फ्रेंच हो चाहे डेन्स हो या डच हो, उनके बैटल्स और कॉन्फ्लिक्ट्स रहे थे इंग्लिश के साथ। लेकिन अब हम देखेंगे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यू से कि वो किस तरीके से भारत आए थे और किस तरीके से सभी को हराकर होल सोल यूरोपियन पावर के रूप में उभरे।